जिन लड़कियों को बच्चा नहीं हो रहा उनको ज़रूरत है कि वो सबसे पहले अपना बेसिक टेस्ट करवाएं और आदमियों का सीमन एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए एट द फर्स्ट गो। उसके बाद ख्वातीन के टेस्ट होने चाहिए। 40% ऑफ प्रॉब्लम जो हैं वो आदमियों के होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और आपकी डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं तो उसके बाद फिर उनके हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर पीरियड्स खून के नहीं आते तो आगे जाके प्रेगनेंसी में मसले होते हैं? ऑब्वियसली जब हार्मोन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे होते तो फिर मसले तो होते डाइट प्लान तो इंसान उसको दे जिसके पास खाने के लिए पैसा हो। जब आप किसी पेशेंट को कहते हैं बीबी आप दूध पिया करें, तो आपकी शक्ल देखती है और उसकी आंखें ये कह रही होती हैं क्या तुम पागल हो, कहाँ से लाऊंगी मैं दूध। माँ बाप पहले ही बोतलें खरीदने शुरू कर देते हैं। नो, बॉटल फीडिंग इज नॉट फॉर योर चिल्ड्रन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट बिस्मा शफाक और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ सर्जिमेंट हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहीना आसिफ। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान एंड शी इज़ वेरी मच टू सोशल वर्क एज वेल। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 40 साल, इनके कैरियर में इनको 40 साल हो चुके हैं और 40 साल कैरियर में इन्होंने बहुत सारे जो है वो कॉम्प्लेक्स केसेस किए हैं और सक्सेसफुल केसेस जो हैं वो किए हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से सब मैनेज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसी हैं आप? थैंक यू, ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि इतना आप बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस जो हैं वो देखती हैं, ठीक है, और आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी क्योंकि जैसे गायनी का इश्यूज होते हैं लेडीज़ को और प्रेगनेंसी के इश्यूज होते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट जो है उसका काम है कि वो अपने मरीज़ जब देखते हैं तो उनके पास ऑब्स्टेट्रिशियंस के पास वो एक फ़र्द नहीं होता, बिकॉज़ माँ के साथ उसका बच्चा भी जो परवरिश पा रहा होता है उसके पेट में वो भी मौजूद होता है। सो गायनेकोलॉजिस्ट जो ऑब्स्टेट्रिशियन पर्टिकुलरली जो है वो एक यूनिक पर्सन है जो कि दो मरीज़ों को एट द सेम टाइम देख रहा होता है। सो हम जो भी चीज़ें देखते हैं एक प्रेग्नेंट खातून में, जो भी मरीज़ को हम देखते हैं कि ये मरीज़ कैसा है, तो हम उसके साथ साथ ये देख रहे होते हैं कि इसका जो परवरिश पा रहा है इसका बच्चा इसके पेट में वो कैसा है। सो बेसिकली हम दो लोगों को देख रहे होते हैं और जो भी दवा हम लिख के देते हैं या जो भी हम डिसीजन करते हैं पेशेंट के लिए, वो उसके बच्चे को भी अफेक्ट कर सकता है। सो हमारी सारी ज़िंदगी इस बैलेंस में गुजर जाती है कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई नहीं देनी है, कब सर्जरी करनी है नहीं करनी, नॉर्मल डिलीवरी है एबनॉर्मल है, इससे माँ को क्या फ़ायदा होगा, बच्चे को क्या नुकसान होगा, बच्चे को क्या फ़ायदा होगा, माँ को क्या नुकसान होगा। सो दैट बैलेंस इज़ द डिसीजन मेकिंग। जो गायनेकोलॉजिस्ट है या ऑब्स्टेट्रिशियन है उसका काम डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा है। एज यू ग्रो ओल्डर इनटू द प्रोफेशन, and actually I'm more than 40 years into the profession. It will be telling my age, that is why I don't want to say how many years, but really it has been very very hard work. गायनेकोलॉजिस्ट हो या ऑब्स्टेट्रिशियन हो, हमारी एमरजेंसी दिन और रात चलती रहती हैं। हमारा हर केस जो है वो मुश्किल भी है और आसान भी है, बिकॉज जब एक पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है या पेशेंट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम कहते हैं हाँ जी बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया, लेकिन दैट इज़ रिट्रोस्पेक्टिव। हम पीछे मुड़ के देखते हैं और कहते हैं हाँ ये नॉर्मल हो गया। लेकिन जब भी आप एक केस टेक ऑन करते हैं तो आप इसी कश्मकश में होते हैं, मैं ये करूँ मैं ये ना करूँ। सो दैट इज़ समथिंग विच टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू। उसके लिए आपके अंदर से जो आपकी एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी पढ़ाई है, जो आपका टाइम है, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। सो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा हर मरीज़ और मेरा हर जो पेशेंट था या जो केस था वो आसान भी था और बहुत मुश्किल भी था। अच्छा, मतलब किस तरह के केसेस आते हैं कि जिस तरह मुश्किल है? देखिए, ये अब जब से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आई हूँ तो फिर ज़रा से बेहतर मरीज़ मिलने लग गए हैं। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि ये हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग आते हैं। लेकिन मैंने 40 साल से ज़्यादा जो काम किया है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किया है। अच्छा। और बिकॉज आई वाज प्रोफेसर इन लेडी विलिंगटन, जिनाह हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, भावलपुर, फैसलाबाद, तो इन सारी जगहों में जब मैं रही हूँ तो मैंने देखा है कि हमारी गरीब औरतें जो हैं, और उनमें से गरीबों में से भी जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में होती हैं और उनको खुद ही
उनके अंदर कोई ना जान होती है ना ताकत होती है जब वो हॉस्पिटल आती हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है 13 से 17 होना चाहिए ख्वातीन का, लेकिन हमारे पास ऐसी ऐसी मरीज़ आती हैं, एक बूढ़ी सी औरत साथ होती है और मरीज़ का हीमोग्लोबिन 4 है या 3 है या 5 है, वो ब्लीड कर रही है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है और वो बूढ़ी औरत कहती है मेरे पास तो बस कुछ भी नहीं है, ये मरीज़ है, इसका आप ख्याल कर लें। अब आप उस मरीज़ का खाने पीने का भी इंतज़ाम करते हैं, आप उसकी दवाई का भी इंतज़ाम करते हैं, आप उसके लिए ब्लड भी ढूंढते हैं। अक्सर ऐसा हुआ है कि हमारी ऑपरेशन लिस्ट चल रही है और पता चला है कि मरीज़ ब्लीड कर रहा है, तो उसके साथ कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसको ब्लड दे सके। कभी स्टूडेंट्स ब्लड दे रहे होते हैं, कभी डॉक्टर्स ब्लड बहुत इशू होता है कि समटाइम मैच भी नहीं होते। जी बिल्कुल, बिकॉज हमारी जो हमारे मुल्क में जो मेन मसला है वो एनीमिया का है और ब्लड लॉस का है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं सोचती हूँ कि हमारे लोगों की हिम्मत है, हमारे डॉक्टर्स की, हमारे स्टूडेंट्स की, कि वो इन चीज़ों को कोप करने में मदद देते हैं। एक दफ़ा मैं ऑपरेशन कर रही थी, अपने प्रोफेसर के साथ असिस्ट करा रही थी, तब मैं जूनियर थी, तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद कि हमारा जो एनेस्थेटिस्ट, जो हेड एनेस्थेटिस्ट है वो गायब है और जूनियर उसकी जगह कर रहा है। तो पता चला वो ब्लड दे रहा है इस मरीज़ को। कुछ देर बाद पता चला मेरी प्रोफेसर जो टाँके वाँके लगा के हट गई थी और अब हम उसको साफ़ सुथरा कर रहे थे मरीज़ को, पता चला वो भी ब्लड दे रही हैं। ये इस तरह की बातें जो हैं आपको नॉर्मल पब्लिक में नज़र नहीं आती। जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उनकी अच्छी बातें हैं, वो बेतहाशा हैं। बच्चों को मैंने देखा है कि बचाने के लिए ये जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं कितनी मेहनत से काम करते हैं, दिन हो रात हो। ये और बात है कि वो अपनी राइट समझते हैं कि जब उनको कोई तकलीफ़ पहुंचे तो वो बताएं, लेकिन वो बहुत मेहनती हैं। डॉक्टर्स पाकिस्तान के मुल्क के अगर बाहर चले जाते हैं जहाँ पे उनको आसानियाँ मिलती हैं, जहाँ उनको एजुकेशन मिलती है, जहाँ उनकी कदर होती है, तो आप देखते हैं कि वो इंडियन डॉक्टर से, बांग्लादेश डॉक्टर से, यूरोपियन डॉक्टर से वो बहुत ऊपर है। वो बहुत मेहनती हैं और बहुत पसंद किया जाता है उनको। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि इनका ताल्लुक जो है बलूचिस्तान के एक सरदार घराने से है। इनके दादा जो थे वो भी सरदार थे, तो इनसे पूछते हैं कि सरदार घराने से आपका ताल्लुक है। तो मैडम यहाँ पे तो सरदार घरानों में जो तलीम है उस पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। तो आप माशाल्लाह से आज इस पोस्ट पे हैं, इतना पढ़ लिख के इतनी मेहनत कर रही हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रही हैं, तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली मेरे दादा जो थे वो सरदार तो थे पर वो कुछ पढ़े लिखे हुए भी थे। और अच्छा। उनके जो 7 बेटे थे उन्होंने उन सबको बहुत अच्छी तालीम दी। अच्छा। उनकी बेटी एक ही थी जिनकी तालीम नहीं थी। इसके बाद ये हुआ कि जो तमाम बेटे जिन्होंने तालीम हासिल की वो डिफरेंट उन्होंने वॉक्स ऑफ लाइफ में जाके काम किया। कोई पुलिस में चले गए, कोई सिविल सर्विस में, कोई वकील बन गए। अच्छा। मेरे वालिद जो थे वो फ़ौज में चले गए। अच्छा। अब फ़ौजी जो है वो जगह जगह फिरते हैं, छावनियों में उनकी ड्यूटी लगती हैं और वो कभी यहाँ कभी वहाँ। और वो थे भी, खुद भी बहुत लिटरेरी इंसान थे, तो उन्होंने यही सोचा कि उनके बच्चों को तालीम अच्छी मिलनी चाहिए और उन्होंने मुझे बेहतरीन तालीम के लिए हमेशा इनकरेज भी किया और सपोर्ट भी किया। ठीक है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि पंजाब में जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें कितने जो है ना गायनी यूनिट्स हैं? देखिए गायनी यूनिट्स तो बेतहाशा हैं और हर रोज़ डेवलप हो रहे थे। हर मेजर हॉस्पिटल में 4 से 5 यूनिट्स हैं। यानी एक यूनिट के अंदर प्रोफेसर भी होता है, एसोसिएट भी होता है, असिस्टेंट भी होता है, उसके नीचे एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है जो कि 15-20 डॉक्टर्स की होती है, फिर ट्रेनीज़ होते हैं, फिर जूनियर हाउस ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन ये सब भी बहुत कम है। डॉक्टर्स कम है लेकिन उससे ज़्यादा हमारे बेड्स कम हैं। अगर इस वक्त भी आप उठ के गंगाराम में चले जाएं या लेडी वेलिंगटन में चले जाएं, 100 बेड के जो जगह है उसके ऊपर 400 मरीज़ आपको नज़र आएगा या 300 मरीज़ नज़र आएगा। एक मरीज़ है वो ऑपरेशन के लिए जाता है, अगला मरीज़ जिसने नेक्स्ट ऑपरेशन कराना है उसके बिस्तर पे लेट जाता है, वो थोड़ा सा वो मूव करता है तो एक और आके उसके सारी पे एक मरीज़ ने ड्रिप लगाई होती है और वो इधर उधर टहल रही होती है, एक मरीज़ जो है वो बेंच पे बैठी भी अपना इंतज़ार कर रही होती है। सो हमारी शॉर्टेज जो है वो बेतहाशा है। हमारे मुल्क में नए हस्पताल बनने की ज़रूरत है और बहुत सारा टीचिंग हॉस्पिटल्स को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। हम बहुत सी फजूल चीज़ों पे वक्त भी ज़ाया करते हैं और पैसा भी ज़ाया करते हैं। कभी डॉक्टर से पूछ लिया करें कि उस हॉस्पिटल में किस चीज़ की ज़रूरत है।
वो एक सिंगुलर किसी बंदे को आप लगा देते हैं जो कि एमएस है या जो प्रिंसिपल है या कोई भी है, लेकिन एक टीम ऑफ डॉक्टर जो जूनियर्स हैं, जो डेली बेस पे प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, जो मीडियम लेवल के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने हर रोज काम देखना है, उनसे भी उनकी भी राय लेनी चाहिए कि इस अस्पताल में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या इस अस्पताल में नए टाइल्स लगने की ज़रूरत है या इस अस्पताल में एक और वेंटिलेटर की ज़रूरत है। सो वो डॉक्टर्स जो है ना, वो ये प्रेफर करते हैं कि उनके पास सारा इक्विपमेंट हो और ये जो आराइश है या चीज़ें हैं ये बाद में की जाएं, और जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है और जो हमारे गैजेट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी ख्याल किया जाए, उनकी रेगुलरली सर्विस हो, ताकि जो साहिवाल का हादसा, इस तरह के हादसा दोबारा ना हो, जो कि डॉक्टर्स पे ब्लेम चला गया, जबकि उनमें किसी डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। वो कसूर है तो उस बिल्डिंग का है, उसकी वायरिंग का है, गर्मी का है, मेंटेनेंस का है। किसी सूरत भी डॉक्टर्स जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डॉक्टर्स को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने किस तरह उन बच्चों को भाग भाग कर भगाया, और जो जूनियर स्टाफ था जो वहाँ पे थे, उन लोगों ने किस तरह से लुक आफ्टर किया। सो डॉक्टर्स और नर्सेज और जो जूनियर स्टाफ है, दूसरा पैरामेडिकल्स हैं, दैट्स अ टीम, और इसके बगैर, एक दूसरे के बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। और इस टीम को बेहतरीन इनसे रिजल्ट्स लेने के लिए इनको बेहतरीन इक्विपमेंट और बेहतरीन जगह चाहिए होती है, जो मैनेजमेंट का काम है। सो अब अगर एक डॉक्टर है और उसको सारा वक्त इसी चीज़ में गुजर जाए कि मेरे वार्ड में चूहा क्यों आ गया, मेरे वार्ड का शीशा क्यों टूटा हुआ है, दैट इज़ नॉट द डॉक्टर्स जॉब, वो मैनेजमेंट की काम है। लेकिन हमारे ज़िम्मे ये काम हमें लग जाते हैं कि जी आपके वार्ड में चूहे क्यों फिर रहे हैं, आपके वार्ड में गंद क्यों है। भाई हम नहीं है इसकी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल, ये किसी और का काम है। अच्छा मैडम, आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल्स के बाहर ही डिलीवरी होना शुरू हो जाती है, ये सहूलियात नहीं है, ये किस तरह से पॉसिबल है? कि देखिए नहीं, हॉस्पिटल का कसूर इसमें कोई नहीं। अगर हॉस्पिटल के दरवाजे पे डिलीवरी होती है या हॉस्पिटल के डिलीवरी दरवाजे से बहुत दूर डिलीवरी या रिक्शे में डिलीवरी हो जाती है, तो उस मरीज का कसूर है जो देर से पहुंचा। लेकिन उसमें हमारे देख लें, हमारे इसीलिए तो मैं कहती हूँ हर जगह पे हॉस्पिटल्स और मैटरनिटी सेटअप्स होने चाहिए जहाँ पे हमारी गरीब ख्वातीन ईजिली जा सकें और वहाँ पर जाकर अपने प्रॉब्लम को, जब वहाँ से रेफरल हो तो किसी मेन टीचिंग हॉस्पिटल में जाएं। अब मेन टीचिंग हॉस्पिटल अगर बेसिक काम कर रहा है तो जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। अगर छोटे छोटे लोकल मैटरनिटी होम्स हों हर एरिया में जो रेफरल कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जिस तरह से एक औरत है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट होती है, उस दौरान जब स्टार्ट होता है तो ये किस तरह से जो न्यू जनरेशन है, अब जो प्रेग्नेंट हो रही हैं लड़कियां, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और वो उनको किस तरह से डाइट प्लान क्या करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? डाइट प्लान तो इंसान उसको दे जिसके पास खाने के लिए पैसा हो। जब आप किसी पेशेंट को कहते हैं बीबी आप दूध पिया करें, तो आपकी शक्ल देखती है और आपसे कहती है कि तुम पागल हो, उसकी आंखें ये कह रही होती हैं क्या तुम पागल हो, कहाँ से लाऊंगी मैं दूध। तो एक्चुअली ये है कि ठीक है, हम डाइट प्लान देते हैं, हमारे पास प्रिंटेड डाइट प्लान होते हैं जो हम देते हैं, जिसमें लिखा होता है एक अनार, एक सेब, एक केला, एक फलाना, एक चीज, एक दूध का ग्लास, एक दही का ग्लास। डाइट प्लान होता है। एक्चुअली हम देना चाहते हैं एक बैलेंस डाइट एक और लड़की को, ताकि बच्चे के लिए भी हो और माँ के लिए। अब बच्ची जो है वो माँ के पेट से ही कमजोर पैदा होती है। उसकी रीजन ये है, जब बच्ची पेट में है उस वक्त उसकी माँ ने कुछ खाया पिया ना, वो पैदा होती है, वो कमजोर है। सारी उम्र एक छोटा सा बच्चा दूध पीने के बजाय वो चाय पी रहा होता है। मैं अपने वार्ड में देखती थी, मैं कहती इसको चाय क्यों पिला रही हो भाई, तो वो कहती थी मैडम ये पानी ऐसे नहीं पीता। तो दूध क्यों नहीं पिलाती, दूध मेरा है नहीं और मेरे पास डब्बे के लिए पैसे नहीं है, तो उसके लिए जो चाय आती थी वो चाय बच्चे को पिला रही होती थी। सो यू नो इतने इमेंस प्रॉब्लम्स हैं पावर्टी के कि हमें बहुत ज़्यादा इसकी गौर करने की ज़रूरत है। हम ज़रूर देते हैं, वाइटामिन भी देते हैं, उसको डाइट प्लान्स भी देते हैं। डाइट में हम हमेशा कहते हैं कि एक बैलेंस डाइट रखें, आप दूध पिएं, दही, दूध से रिलेटेड हर चीज़ लें, कार्ब्स भी लें, कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी, आलू, चावल, दलिया ये भी लीजिए, फ्रूट्स भी लें, जो भी फ्रूट अवेलेबल है सीज़न का उसे लीजिए, और एक आध गोश्त की बोटी या कीमा ले लें। दैट इज़ द बैलेंस डाइट। लेकिन
वो गोश्त की बोटी और वो कीमा तो शायद ईद पे भी उनको अब नहीं मिलता, बिकॉज महंगाई इतनी है कि वो गरीबों तक वो शायद गोश्त पहुंचता है या नहीं पहुंचता, आई डोंट रियली नो। बट ये ज़रूर है कि इट्स वेरी वेरी पैथेटिक और देख के दिल दुखता है। और यही चीज़ें जो है मेरे जैसे लोगों को इस तरफ लाती हैं कि हम सोशल वर्क की तरफ जाते हैं। इतना इमेंस प्रॉब्लम है कि आप इसको रीच आउट नहीं कर सकते, फिर आप अपने आप को लिमिट कर लेते हो कि मैं बस इतना कर सकती हूँ, तो मैंने इन्हीं लोगों का ख्याल करना है जैसे भी करना है। बट देयर इज़ अ ह्यूज एरिया ऑफ डेफिसिट जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये न्यू कपल्स को आप क्या एडवाइस देंगी जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, और शादी से पहले भी आप देखें कि लड़कियों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है? देखिए, हार्मोन से पहले सबसे पहले उनको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, और उनके हार्मोन्स उसकी एक सेकेंडरी इफेक्ट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और आपकी डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं तो उसके बाद फिर उनके हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन हमारे मुल्क का एक और मसला ये है कि जब भी कोई लड़की 5-6 महीने या 2 महीने बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती तो उसकी माँ, उसकी सास या उसकी नंद उसको लेकर डॉक्टरों पे फिरना शुरू कर देती कि 2 महीने बाद ही, 2 महीने से 6 महीने के दरमियान वो लड़की डॉक्टर, दाई, हेल्थ विजिट के पास ज़रूर जा चुकी होती है, और 2 साल तक वो बेतहाशा दवाइयाँ ले चुकी होती है जब तक वो हमारे पास आती है। फिर पता चलता है कि अच्छा जी आपने कोई टेस्ट करवाए हैं? हाँ जी मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड हर एक ने करा लिया होता है कहीं ना कहीं ऊट पटांग जगह से, लेकिन जो चीज़ नहीं कराई होती वो आदमी का टेस्ट है। जो उनके हस्बैंड हैं उनका टेस्ट कभी भी उनके पास नहीं होता, और अगर आप कह दें कि आपके हस्बैंड का पहले टेस्ट होना चाहिए तो हस्बैंड नाराज़ होकर आपको दूसरी दफ़ा वो पेशेंट दिखाता भी नहीं है, वो कहीं और चला जाता है। ऐसा भी होता है? जी ऐसे ही होता है, और 40% ऑफ प्रॉब्लम जो हैं वो आदमियों के होते हैं। ये बहुत कम पता है लोगों को। हाँ नहीं होते हैं, बेतहाशा प्रॉब्लम है, बिकॉज जो एक्सपोजर टू प्रॉब्लम्स है वो ना सिर्फ लड़कियों का, वो लड़कों का भी है। लड़के दे आर एक्सपोज टू न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, दे आर एक्सपोज टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, उनके पास उनको गलत दवाइयाँ खाने की वजह से, गलत आदत की वजह से, बहुत सारे इन्फेक्शंस की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से और बाकी इन्फेक्शन की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से उन आदमियों के टेस्ट ठीक नहीं होते। सो जिन लड़कियों को बच्चा नहीं हो रहा, जिन कपल्स को नहीं हो रहा, उनको ज़रूरत है कि वो सबसे पहले अपना बेसिक टेस्ट करवाएं, यानी अपनी जनरल हेल्थ के बारे में देखें कि उनके अंदर कोई कमी तो नहीं है, और आदमियों का सीमन एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए एट द फर्स्ट गो, उसके बाद ख्वातीन के टेस्ट होने चाहिए। तो 10-10 साल तक कुछ लड़कियों को प्रेगनेंसी नहीं होती है? जी कई लड़कियों को 10-10 साल नहीं बल्कि पूरी उम्र नहीं होती, और अक्सर उनमें आदमियों का मसला भी होता है, और वो शादियों पे शादियां कर रहे होते हैं और बच्चे नहीं हो रहे होते और कॉमन होता है। हाँ जी ये नॉर्मल है, ऐसे ही है, ऐसे जिंदगी ऐसे ही है। इसमें भी कोई डाइट प्लान उनको करना चाहिए? ऐसा अंदरूनी कोई मसला है उनको? आदमियों की बात कर रहे हैं, लेडीज की बात कर। लेडीज़ के लिए एक हेल्दी डाइट जो है वो उनको लेनी चाहिए, और अगर उनको वेट का प्रॉब्लम है, बहुत कम वज़न हो या बहुत ज़्यादा वज़न हो, दोनों ये इंडिकेट करते हैं कि शायद उसको कोई हार्मोनल इशू है। फिर दूसरी चीज़ जो इंडिकेट करती है लड़की को कि कोई हार्मोनल इशू है, वो उसके चेहरे पे एक्सेसिव बाल हों या एक्नी हो या उसके पीरियड्स अपसेट हों। तो जब ये चीज़ें हों तो फिर उनके हार्मोन्स के टेस्ट होने लाजमी होते हैं। और जो वेट है लड़कियों का, वो उनके कद के मुताबिक उनका वेट एक एवरेज वेट पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वज़न भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। दोनों सूरतों में हार्मोनल मुश्किलात आती। ठीक है, तो ये जो पीरियड्स हैं ये लड़कियों को बहुत ही इशू है, ब्लड की कमी की वजह से, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं उस वजह से, इसकी बेशुमार वजह। ये ज़्यादा बच्चियों को हो रहा है टीनेज। देखिए पीरियड जो है ना, ये एक आपको शो करते हैं कि आपकी बॉडी जनरली कैसी है, आपकी सेहत जनरली कैसी है। अगर आपकी डाइट ठीक होगी, अगर आपका वज़न ठीक होगा, अगर आपके हार्मोन्स ठीक होंगे, अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, अगर आपकी यूट्रस, ओवरीज और ट्यूब्स में कोई बनावट का मसला नहीं है, तो फिर और जेनेटिकली आप ठीक हैं। एक वजह से पीरियड्स अपसेट नहीं होते। पीरियड्स अपसेट होते हैं कि आपकी जीन्स में कोई मसला है। स्ट्रेस लेने से भी?
स्ट्रेस इज रिलेटेड टू हार्मोनल इश्यूज। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एकदम गुस्सा आता है या आप डर जाते हैं, आपने एक सांप देख लिया और आप डर जाते हैं, तो आपके अंदर एक हार्मोन जो है वो बहुत तेजी से आता है, जो अगर कमजोर से कमजोर आदमी को भी भागने की ताकत दे देता है। तो वो स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से कुछ हार्मोन जी कुछ हार्मोन ऐसे बनते हैं जो आपको तंग करते हैं। लेकिन ये एक मिथ भी है कि जो हम अपनी फिल्मों से देखते रहते हैं कि जी स्ट्रेस हुआ है तो ये हो गया, तो स्ट्रेस हुआ तो वो हो गया। जनरली स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा होता है तो फिर जाकर ये प्रॉब्लम्स होते हैं। एक छोटे मोटे स्ट्रेस से कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो इसको किस तरह से कवर करें, क्या करना चाहिए लड़कियों? इसमें करना ये चाहिए कि हमें ये डायग्नोज करना चाहिए, इससे पहले कि हम ट्रीट करें हमें ये डायग्नोज करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर औरत को क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। हर औरत को वही प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अगर एक औरत है उसके जीन्स XX के बजाय XO हैं, अच्छा। तो वो उसके पीरियड्स का उसका मसला होगा। अगर एक औरत है उसकी यूट्रस जो है नॉन फंक्शनल है, छोटी है, अपनी साइज के मुताबिक बड़ी नहीं है या कंजेनिटली एब्सेंट है, तो उसको पीरियड्स का मसला होगा। अच्छा। एक पेशेंट है जिसके हार्मोन्स मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स हैं, उसको पीरियड्स का मसला होगा। एक पेशेंट है जिसका थायराइड खराब है, थायराइड ग्लैंड जो गले में होता है, उसको पीरियड्स का प्रॉब्लम होगा। हाँ जी। अच्छा। अगर एक पेशेंट है उसको इन्फेक्शन है, उसको ट्यूबरकुलोसिस है, उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, उसको वायरल इन्फेक्शन है, उससे उसको प्रॉब्लम होगा। फिर लोकल इन्फेक्शंस हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम होगा। सो बेसिकली जो भी प्रॉब्लम है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपरली, ये देखने के लिए कि उसको क्या मसला है। हर औरत का मसला फ़र्क होता है, इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। तो अगर पीरियड्स खुल के नहीं आते तो आगे जाके प्रेगनेंसी में मसले होते हैं? ऑब्वियसली जब हार्मोन ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे होते तो फिर मसले तो होते हैं। अच्छा। तो ये जो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी का वक्त आता है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन में क्यों कर देते हैं? ये जान के करते हैं डॉक्टर्स? ये अब तो वही ऑपरेशन रहे नॉर्मल, जिससे पूछ लो जो ऑपरेशन। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। एक पेशेंट जो है उसकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल ही होनी चाहिए। ठीक है, वही ना। पुराने ज़माने में नॉर्मल ही डिलीवरीज होती थी। ठीक है, ये कहते हैं हमारे बड़े बड़े जी। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि शरह अमवात बच्चों की और माँ की कितने थे। वो बच्चे डिलीवरी के दौरान मर जाते थे। अच्छा। तो इसलिए वो फिर एक और बच्चा पैदा कर लेते थे। अब जब आप माँ और बच्चे का ख्याल इकट्ठे कर रहे होते हैं, आप बच्चे को मॉनिटर कर रहे हैं, माँ को मॉनिटर कर रहे हैं, और बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप कर रही है ऑन द मॉनिटर, तो आप उस बच्चे को मरने तो पेट में नहीं दे सकते ना। अगर उसकी हार्ट बीट ख़राब हो रही है तो आपको ऑपरेशन करना है। अगर आपको नज़र आ रहा है ऑन एग्जामिनेशन इन द हॉस्पिटल के लेबर जो है प्रोलॉन्ग हो रही है और माँ जो है वो स्ट्रेस में जा रही है, उसको फिज़िकल स्ट्रेस हो रहा है, तो फिर आप उसका ऑपरेशन करते हैं। सो जो ऑपरेशन का रेट है वो 17 से 20% है, 100% या 80% नहीं है। अच्छा। आम अस्पतालों में कोशिश की जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी की जाए, मगर टीचिंग हॉस्पिटल्स में या अच्छे डॉक्टर्स के पास वो ही पेशेंट्स आते हैं जो नॉर्मल दाइयाँ या उनको लोकल LHVs कह देती हैं कि तुम हमारे बस की नहीं हो, तुम अस्पताल चले जाओ, तो फिर उन लोगों में ऑपरेशन का रेट ज़्यादा है। ठीक है। तो मिसकैरेजेस क्यों होते हैं? हाँ, मिसकैरेज का भी कोई एक वजह नहीं है। मिसकैरेजेस 2-3 किस्म के होते हैं। एक मिसकैरेज होते हैं जो पहले 3 महीने में हो जाते हैं। वो अक्सर जो हैं पहले 3 महीने में या हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है या जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। इसमें ये तो नहीं होता कि लड़की को पता ही नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है और वो ख्याल नहीं रखती? नहीं, हर औरत को तकरीबन पता होता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये और बात है कि वो शो ना करवाएं या कई औरतें बताती नहीं है, कई लोगों को जेन्युइनली नहीं पता चलता। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो प्रेगनेंसी के अबॉर्शंस हैं वो जेनेटिक होते हैं या हार्मोनल होते हैं या ड्यू टू ग्रॉस इन्फेक्शन या ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। 12 हफ्ते से लेके 28 हफ्ते तक जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसके अंदर जो अबॉर्शंस होते हैं उसमें आम तौर पर यूट्रस के अंदर कोई नुक्स होता है। यूट्रस जो है उसका साइज़ छोटा होता है, या सर्विक्स जिस यूट्रस का मुंह होता है वो ढीला होता है, या प्लेसेंटा जो है, जो आवल जिसके ज़रिए से बच्चे को खून जाता है, वो प्लेसेंटा की पोजीशन ऐसी होती है कि वो ब्लीड करना शुरू कर देती है।
अच्छा। दोनों में कॉजेज ज़रा से फ़र्क होते हैं। ठीक है, तो क्या जो प्रेग्नेंट है उसको क्या पैगाम देंगी कि वो किस तरह से 9th मंथ पूरे करने हैं? क्या करे, क्या एक्सरसाइज, कौन सी ऐसी डाइट ले? क्योंकि समटाइम्स दिल खराब होने लग जाता है, आप चिड़चिड़े होने लग जाते हो, और ये कंट्रोल करने के लिए भी लोग डॉक्टर के पास ही आते हैं कि मुझे ऐसे क्यों हो रहा है। चिड़चिड़ा होना तो नहीं चाहिए किसी को भी, बिकॉज औलाद एक अल्लाह की नेमत है। आप अगर इस वक्त बाहर जाकर क्लिनिक पे देखें और आप डिफरेंट ख्वातीन जी। जो बाहर बैठी हैं उनसे पूछें, तो जिनका 8-8, 10-10 साल से बच्चा नहीं हो रहा, वो तो कहेंगी कि हमें किसी तरह से बच्चा मिल जाए, ठीक है। ऐसे ही। तो ये एक अल्लाह की नेमत है। जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ये एक बीमारी नहीं है, इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक प्रोसेस है फिजियोलॉजिकल जिसके अंदर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। और इसका ये मतलब है कि आप बेहतरीन, आपकी बॉडी है ठीक काम कर रही है, आपके हार्मोन्स ठीक हैं, आप हेल्दी हैं और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो उसका अल्लाह ताला से हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि प्रेगनेंसी हो गई है। अब जब प्रेगनेंसी हो गई है तो जितने आप खुश रहेंगे, जितने आप एक्टिव रहेंगे, उतना वो बच्चा जो है अच्छा ग्रो करेगा। आप एक जगह पे अगर स्टेगनेंट हो जाते हैं या आप एक जगह से हिलते नहीं हैं और आप बैठ जाते हैं और कहते हैं जी मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैंने कोई काम नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना, वो गलत है। बिकॉज जितनी आप मूव करते हैं आपके ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होती है और आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको अर्ली ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो फिर उसमें वक्ती तौर पर थोड़ा सा रेस्ट रिक्वायर्ड होता है। औरत को चाहिए कि वो टाइम पे उठे, टाइम पे सोए। देर तक सोना जो है वो नुकसानदेह है, रात को देर तक जागना नुकसानदेह है। सुबह को जागें जल्दी टाइम पे और रात को जल्दी टाइम पे सोएं। और कोई भी काम अगर आपको लगता है कि मेरी ज़ात के लिए हैवी है, फॉर एग्जांपल आटा गूंदना है तो वो उसको लगता है उसके पेट पे हैवीनेस होगी, या झाड़ू देना है या कपड़े धोने हैं। ऊंचा बोलने से आमतौर पे कुछ नहीं होता अनलेस शी इज रियली रियली शाउटिंग। जो ये काम है 2-3 दिन से पेट पे डायरेक्ट जोर पड़ता है और डॉक्टर ने कहा है कि आपने जोर पेट पे नहीं डालना फॉर सम रीज़न, तो आप इस तरह चेयर पे बैठ के अगर अपना काम हाथों से करेंगे तो आपके हाथों पे प्रेशर आएगा, पेट पे नहीं आएगा। सो आप हर काम कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा आपको एटीट्यूड चेंज करना होता है। तो काम काज अपने घर का करते रहें, अपनी डाइट को हेल्दी रखें। हेल्दी मीन्स कि रेगुलर खाना खाएं, 3 वक्त खाना खाएं, बीच में छोटे छोटे स्नैक्स भी लेते रहें और अपने खाने को थोड़े छोटे पोर्शंस में सारा दिन लें ताकि बेहतरीन तरीके से वो हज़म हो सके। दूध भी लाजमी पिए, अगर दूध अवेलेबल नहीं है, दही अवेलेबल है वो ले लें, दूध का कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है वो ले लें, और अगर रोज़ अवेलेबल नहीं है तो ऑल्टरनेट डेज पे ले लें। देखिए पैकेट का दूध जो है वो हेल्दी इसलिए है कि वो साफ़ है। अच्छा, ये सही होता है? खुला दूध जो है वो अनहेल्दी है आमतौर पे, अनलेस कि आपके पास ऑथेंटिकेशन हो कि ये दूध में गलत पानी मिक्स नहीं हुआ। वो ऑथेंटिकेशन अगर आपको पर्सनली कोई देता है या आपको मालूम है तब वो अच्छा है, लेकिन अगर आप ऑफ द काउंटर खुला दूध लेते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है वो ठीक दूध हो लेकिन उसकी गारंटी कोई नहीं है। जो पैकेट का दूध है वो आमतौर पे स्टरलाइज्ड होता है, सो पेशेंट के लिए सेफ होता है। फिर कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा प्रोटीन ले लें। अब प्रोटीन में जो है हमारे पास गाय का गोश्त है, फिर बकरे का गोश्त है और फिर चिकन और फिश है। ये तमाम गोश्त जो हैं पेशेंट के लिए अच्छे हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनता है वो रेड मीट है, जो कि गाय का और बकरे का गोश्त है। अगर बकरे का ज़्यादा महंगा है तो गाय का गोश्त इजीली ले सकती हैं। अगर वो उनको सख्त लगता है तो उसका कीमा बना के ले सकती हैं। सो पाव आधा पाव गोश्त ज़रूर अपने लिए थोड़ा सा अलग बना लें। और ऑपरेशन के बाद तो यही खवातीन खा रही होती हैं कीमा, डॉक्टर ने यही कहते हैं कि आप कीमा खाएं, भुना हुआ कीमा। कहते तो हैं, वो खाती हैं ये नहीं खाती, ये अलग स्टोरी है। ये वाकई फायदा पहुंचाने वाली बात है। बिल्कुल फायदा देता है। अच्छा, और आपको फोलिक एसिड की जरूरत होती है जिससे बच्चे की ग्रोथ होती है। अब आमतौर पे आजकल हम फोलिक एसिड की गोली जो है वो माँ को शुरू से शुरू कर देते हैं, लेकिन जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और हमारी दालें वगैरह इनके अंदर फोलिक एसिड होता है, वो भी साथ लेते रहें। फ्रूट्स आर गुड, उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, लैक्सेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जूसेस से बेहतर है कि आप फ्रूट लीजिए। अच्छा, और पानी के 8 से 10 गिलास पीने लाजमी होते हैं। टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें।
और अपना चलती फिरती रहें ताकि आपकी डिलीवरी आसान हो। ठीक है, तो ये जब ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से पहले खातून जो है, ख़वातीनें बहुत डर जाती हैं क्योंकि डॉक्टर्स वैसे उन्होंने बातें सुनी होती हैं कि या तो डिलीवरी के दौरान जब ऑपरेशन हो रहा होता है या तो माँ बचती है या बच्चा बचता है। तो हर बंदा ही खौफज़दा हो जाता है वैसे तो सुन के ये, लेकिन ये वाकई ऐसे क्यों, ये केसेस क्यों बनते हैं कि आप बच्चा उसकी डेथ हो जाती है या माँ की डेथ हो जाती है? और ऐसे इसमें suddenly issues तो आपने face किए हैं। आमतौर पे प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर औरतें घर में किसी अनपढ़ दाई से या हेल्थ विजिटर से या लोकल छोटे मोटे किसी क्लिनिक पे डिलीवरी कराने की कोशिश कर रही होती हैं, और चूंकि वहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता तो वो लड़कियों को ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर देते हैं, और उस प्रोलॉन्गेशन की वजह से कई दफ़ा बच्चे की पेट में डेथ हो जाती है। माँ जब तक हॉस्पिटल पहुँचती है उसका बुरा हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीड कर चुकी होती है। तो हॉस्पिटल वालों को फिर अगर सर्जरी कर भी ले तो कभी माँ और कभी बच्चे की प्रॉब्लम आ जाती है। शरह अमवात जो हमारे मुल्क में है वो 1000 में से 40 औरतें जो हैं वो अपनी जान खो बैठती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी डेथ रेट है, बल्कि अब शायद इससे भी ज़्यादा है। और वो डेथ रेट इसलिए ज़्यादा है कि बाहर के मुल्कों में जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें 0.5 पर मिलियन है। इसका मतलब है आधी औरत मरती है 1 मिलियन डिलीवरीज के बाद। तो वो आधी औरत भी किस चीज़ से मरती है कि वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर गई, या उसको कोई ऐसी डिजीज़ थी जिसमें उसकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं सकती थी, या उसको कोई कोमॉर्बिडिटी होती। हमारे मुल्क में डायरेक्ट प्रॉब्लम्स की वजह से पेशेंट मरता है, विच इज़ वेरी सैड। और हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत हम करते हैं डॉक्टर्स, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कुछ कि जिनकी वजह से हम बेहतर सर्विसेज इतनी नहीं दे सक रहे। हमारे ब्लड बैंक्स हर जगह पे होने चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यंगर जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि उनके ब्लड देने से बहुत सी जानें बच जाती हैं। और हमें जो ब्लड मिलता है वो अक्सर प्रोफेशनल डोनर से मिलता है जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या उनको कोई बीमारियां होती हैं, वो और नुकसान यूज़ नहीं होते। यूज़ तो होता है इमरजेंसी में, वो और लोग ले आते हैं और वो यूज़ होता है, लेकिन उससे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। हाँ। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आप सोशल वर्क भी कर रही हैं और हमारे चैनल के थ्रू उन लोगों तक आपका ये मैसेज पहुंचेगा कि आप ये किस तरह से, लोग आपको किस तरह से अप्रोच करें, इस बारे में आपका क्या ख्याल है और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी मुल्क की ज़रूरियात इतनी बेतहाशा हैं कि आप सब काम नहीं कर सकते। आप एक छोटा सा काम लेकर उसको चल पड़ते हैं। मैं जिस एसोसिएशन के साथ काम कर रही हूँ उनका मकसद है कि पोलियो की जो बीमारी है ये दुनिया से इसको ख़त्म किया जाए। ये इस वक्त सिर्फ दुनिया के 2 ममालिक में मौजूद है पोलियो, एक अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान। बाकी तमाम दुनिया से बीमारी जा चुकी है, मगर इसको इसलिए ख़त्म करना ज़रूरी है बिकॉज़ ट्रैवलिंग से और पानी से और बच्चों की माइग्रेशन से, बच्चे एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। एक जहाज़ में एक बच्चा जिसको पोलियो चढ़ जाए तो वो बीमारी जो है फिर दोबारा दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाएगी। सो पोलियो के कतरे जो है वो पीना हर बच्चे के लिए कई बार पूरे साल में इसलिए ज़रूरी है कि जब पोलियो के कतरे बच्चा पीता है तो उसके पेट में पोलियो का वायरस जो है वो मर जाता है, और ये वायरस जो है हमारे ज़ेरे ज़मीन पानी में जा चुका हुआ है, जिसकी वजह से बार बार बच्चों को इन्फेक्शन होती है। और ये देखा गया है कि जो माइग्रेशन हमारी नॉर्थ वेस्ट से हो रही है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे अफ़गान बच्चे भी मौजूद हैं और इन इलाकों में ये डिज़ीज़ ज़्यादा है। सो रोटरी इंटरनेशनल जो है वो पोलियो के ख़िलाफ़ काम कर रही है। सो मेरा मेन काम जो है वो पोलियो पे है, जहाँ पे भी लोग रिफ्यूज़ल करते हैं अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाना, वहाँ जाके हमारी टीमें जाकर उनको कन्विंस करती हैं कि आप अपने बच्चों को ये ड्रॉप्स पिलाएं। दूसरी चीज़ जो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, वो भी मैं इसी प्लेटफॉर्म से कर रही हूँ, और रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से और सोसाइटी ऑफ ऑब्स एंड गायनी की तरफ से कि जगह जगह पर जाकर हम क्लिनिक्स लगाते हैं। वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ख़वातीन जो हैं उनकी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज़ हैं, उनको बड़े अस्पतालों में जाना चाहिए। तो उनको हम गाइड करते हैं कि आपने ये दवाइयाँ खानी हैं और ये आपकी डिलीवरी कहाँ पे होनी चाहिए।
ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर सही जगह पर मरीज़ पहुंच जाता है तो उसका ख्याल होता है। तीसरी चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो ओल्ड लोगों के लिए है। एक छोटा सा इदारा हमने बनाया हुआ है जिसमें बूढ़े लोगों को हम फ्री फिजियोथेरेपी देते हैं सदर के इलाके में। तो वहाँ पे द वे फॉरवर्ड उसका नाम है, और वहाँ पे जो भी लोकल एरिया है उसमें से तकरीबन 30 से 40 मरीज़ रोज़ वहाँ आते हैं जो अबव 60 होते हैं, और एब्सोल्युटली फ्री उनको वहाँ फिजियोथेरेपी की, पेन मैनेजमेंट की दवाइयाँ और जो फिजियोथेरेपी इटसेल्फ है वो की जाती है। वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट मैंने एम्प्लॉय किए हुए। सो ये 3 फील्ड हैं जिनमें ज़्यादा मैं काम कर रही हूँ। सारा ट्रीटमेंट तो फ्री हो रहा है? जी, सारा ट्रीटमेंट फ्री है। ठीक है। मेरा एक सवाल है कि माएँ अपना दूध पिलाना छोड़ देती हैं बच्चे को, नहीं पिलाती, फीड नहीं करवाती हैं, तो ये क्यों? उसकी वजह ये है, मैं आपको बताती हूँ एक बात। वो वजह ये है कि वो जो हमारी माएँ हैं ना, वो शौक में जाकर, जब पहला बच्चा होने वाला है, वो फौर शौक में जाके चीज़ें खरीदने शुरू कर देती हैं। वो चीज़ें ऐसी लेती हैं जिसकी बच्चे बेचारे को ज़रूरत भी नहीं होती। तो वो सबसे पहले ना, ये छोटा सा फीडर कितना क्यूट है, ये ले लिया। एक इतना अच्छा फीडर, ये इतना ले लिया। ये लाल रंग का है, ये पीले रंग का है। वो 5-10 रंग के फीडर्स आ जाते हैं। अब वो फीडर जब आ जाएगा तो उसका कोई काम तो होना चाहिए। अब छोटे बच्चे को ये मना किया जाता है कि आपने इसको पानी नहीं देना, बिकॉज उसका छोटा सा पेट होता है। अगर आप उसको पानी देते हैं तो पानी से उसका पेट भर जाता है और वो दूध नहीं पीता। ठीक है। सो पानी तो हमने देना नहीं है, तो हम क्या दे रहे हैं बच्चे को? हम फीडर में डालकर उसको पाउडर मिल्क दे रहे हैं। अब पाउडर मिल्क जो है वो एक निप्पल जो फीडर के आगे लगा हुआ है उससे दूध पीना आसान है, और बच्चा बेवकूफ़ नहीं है। बच्चा इज़ रियली रियली इंटेलिजेंट। वो दूध पीता है जब फीडर से, वो कहता है ये तो बहुत अच्छा मीठा दूध है और पीना आसान है, उसको मसल्स कम यूज़ करने पड़ते हैं। माँ को जब लैच ऑन करता है उसकी ब्रेस्ट को, तो उसको बहुत हार्ड काम करना पड़ता है। उसको अपना मुंह पूरी ताकत से मसल्स को यूज़ करना पड़ता है, जिसके बाद उसको मिल्क का फ्लो आता है। तो वो बच्चा बेवकूफ़ नहीं है, माँ बाप बेवकूफ़ है जो उसको फीडर दे रहे हैं। वो बच्चा तो बहुत अक्लमंद है, वो कहते हैं ये आसान है, वो पीना शुरू कर देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो 2-3 एफर्ट्स के बाद माँ कहती है ये तो बच्चा मेरा फीड लेता ही नहीं है, मेरा तो फीड ले ही नहीं रहा। और फीड का प्रॉब्लम ये है कि अगर अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया, अल्लाह ताला ने, नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो परफेक्ट। हम सारी उम्र भी लगे रहे ना, हमें पता नहीं हमने क्या क्या सीखना है, नहीं हम उसको बीट करते। अगर 1 आउंस बच्चा दूध पिएगा माँ का, तो अगला जो मिल्क प्रोडक्शन होगी वो उससे इंक्रीज होगी। बॉडी अंडरस्टैंड करती है ये बच्चे ने दूध पी लिया, अब इससे ज़्यादा मैंने बनाना है। अब फीडर आपको ये बात नहीं बताता कि आपका बच्चे ने क्या, वो उसने सारा दूध पी लिया इसलिए कि वो बहुत आसान था पीना, उसने साथ एयर भी गल्प कर लिया, वो सिक हो रहा है। अब माँ का दूध जो है वो उसी मिकदार से बनता है जितना बच्चे को ज़रूरत है, और वो उसको हर किस्म की बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए माँओं को चाहिए कि अपना दूध लाजमी पिलाएं। 2 साल तक एटलीस्ट 2 साल। ठीक है मैडम, आप एनसी न्यूज़ के थ्रू आवाम को क्या मैसेज देंगी, क्योंकि आपकी इन सारी बातों से बहुत बेनिफिट पहुंचेगा जनरेशन को, न्यू जनरेशन को, लड़कियों को स्पेशली, क्योंकि आपने लड़कों का भी जिक्र किया था, तो ये वीडियो लड़कों तक भी जाए और देखें, उन्हें पता चले हर हवाले से, प्रेगनेंसी के हवाले से, और न्यू कपल्स को क्या देंगी, वो डाइट प्लान या एक्सरसाइज, कुछ ऐसा पैगाम अगर आप देना चाहें। मेरा पैगाम जो है बच्चों के लिए ये है, सबसे पहले बच्चों को पैगाम दूंगी कि आप अपना वक्त जो है उसको ज़ाया करना छोड़ दीजिए। वक्त जो जिस नेशन ने, जिस कौम ने अपने वक्त को बर्बाद किया उसने कभी तरक्की नहीं की है। और वक्त आपकी क्या चीज़ बर्बाद करती है? एक फ़ोन पे, यूज़लेस फ़ोन के ऊपर आप यूज़लेस चीज़ें सारा दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखें ज़रूर, आप फ़ोन्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर्ली यूज़ करें। आप उनको इसलिए यूज़ करें कि वो उससे आपको साइंटिफिक नॉलेज मिले, वो इसलिए यूज़ करें कि आपके लेक्चर्स उस पर मौजूद हैं, इसलिए यूज़ करें कि आपको डिक्शनरी की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए यूज़ करें कि आपके स्किल्स की डेवलपमेंट हो, मगर उसका एक टाइम रखें। इफ़ यू यूज़ द फ़ोन ऑल डे, एक एक्सपेरिमेंट डॉक्टर ने किया, उन्होंने देखा कि अगर पूरी क्लास से आप अपने फ़ोन ले लें और उनको अलग रख दें, तो थोड़ी देर बाद सारे बच्चे जो हैं वो जिटरी हो जाते हैं,
1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे जो हैं या वो अपनी टांगें हिलाने लगते हैं या अपने हाथ हिला रहे होते हैं या उनके नेक में ट्रेमर्स आते हैं या कुछ भी ऐसे, वो इरिटेटेड हो जाते हैं, वो किसी सवाल का जवाब नहीं देते इस वजह से क्योंकि दे आर नाउ एडिक्टेड टू फोन्स। ये माँ बाप का फ़र्ज़ है और मैं एज अ गायनोकोलॉजिस्ट हर रोज़ देखती हूँ कि पेशेंट मुझे दिखाने आती हैं, बच्चा उनके गोद में होता है, वो बच्चे को बिठाती हैं, मैं कहती हूँ आप लेटे, तो अपना फ़ोन निकालती हैं, उस पर कार्टून लगा के वो बच्चा, छोटा सा बच्चा 1 साल का, 8 महीने का, 10 महीने के सामने उसके फ़ोन रख देती हैं। तो हम खुद एडिक्शन जो है अपने बच्चों को फ़ोन्स की दे रहे हैं बिकॉज इट मेक्स योर लाइफ ईजी। आपकी पेरेंटिंग जो है वो ख़राब हो चुकी हुई है, यू हैव नॉट रिमेन्ड एज पेरेंट्स। आपकी पेरेंटिंग में ये आ गया हुआ है कि यू हैव आइदर बिकम द एनिमीज ऑफ चिल्ड्रन और यू आर कम्पिटिटर्स ऑफ चिल्ड्रन, या आप उन बच्चों की तरबियत सही नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपकी पेरेंटिंग में आप कहते हैं मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं, मैं इसको ये नहीं कह सकती, ये बच्चा नाराज़ हो जाएगा। बाप कहता है मैं बच्चे को ये नहीं कह सकता कि वो सिगरेट ना पिए, वो नाराज़ हो जाएगा, उसकी कंपनी पे इतराज़ करें वो नाराज़ हो जाएगा। पेरेंट्स जो हैं उनको नाराज़ भी होना चाहिए, बच्चों को रोकना भी चाहिए। अनलेस यू डू दैट आपके बच्चे ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। नंबर 2, मेरा उन ख़वातीन के लिए जो यंगर जनरेशन में है वो ज़रूर डाइटिंग करें, वो ज़रूर अपना ख्याल करें, मगर एक बैलेंस डाइट खाएं, दूध लाजमी पिए, पानी ज़्यादा पिए। प्रोसेस्ड फूड में बच्चे और बच्चियां जो पढ़ चुके हैं, प्रोसेस्ड फूड का मतलब है जो भी चीज़ें हम बाज़ार से लेते हैं, अगर हम फास्ट फूड मंगाते हैं दे आर वेरी टेस्टी, मुझे ख़ुद कभी कभी खाना अच्छा लगता है, लेकिन वो टेस्टी होने के साथ साथ वो बकवास फूड है बिकॉज वो प्रोसेस्ड फूड है। आपको हेल्दी फ्रेश डाइट चाहिए, जो आपके घर में खाना पकता है वो बहुत हेल्दी है, उसको इस्तेमाल करें। दूध लाजमी पिए और टाइम पे सोए और टाइम पे जागें। अल्लाह ताला ने रात को सोने के लिए बनाया है और दिन को काम करने के लिए या पढ़ने के लिए या जो भी आपका काम है वो करने के लिए बनाया है। रात को ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपके मेलाटोनिन रिलीज़ होती है, जो आपको बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करती है, जो आपको स्लीप में मदद करती है, जो आपके ब्रेन को रेस्ट देती है, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। अगर आप उन हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं बाय स्टेइंग अप ऑल नाइट एंड स्लीपिंग इन द मॉर्निंग, यू आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग, और ये आपको नहीं करना। जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो कीप अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने आप को मूवमेंट थोड़ी बहुत रखें, बहुत हैवी काम ना करें, अननेसेसरी ट्रैवलिंग ना करें, अननेसेसरी सीढ़ियाँ ऊपर नीचे ना जाएं। अपने पानी ज़रूर पिएं 8 से 10 गिलास, और दूध का 1 गिलास अगर पी सकें या मिल्क प्रोडक्ट ले सकें वो ज़रूर लें। डाइट में प्रोटीन ज़रूर रखें, अगर आप गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो दालें जो हैं उनको मिक्स करके लें। दालें ग्रेड 2 टाइप का प्रोटीन है उसको लें। अगर फ्रूट्स आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जूसेस की बजाय फ्रूट लीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। डिलीवरी के टाइम पे हमेशा ये जगह देखें, ऐसी जगह पे अपनी डिलीवरी कराने की कोशिश करें जहाँ पे बच्चों का डॉक्टर मौजूद हो, बच्चों की नर्सरी मौजूद हो, बिकॉज़ आपकी ज़िंदगी के साथ आपके बच्चे की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। और ऐसी जगह पर कभी डिलीवरी मत करवाइए जहाँ पे बच्चों की नर्सरी ना हो और जहाँ पे बच्चों का डॉक्टर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मौजूद ना हो। ऑपरेशन 20 से 25% लोगों के ऑपरेशन होते हैं। आजकल ऑपरेशन सेफ़ हैं और वो आपकी या आपके बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर का अपना कोई इंटरेस्ट होता है। अगर आपको लगे कि आपका डॉक्टर आपके साथ झूठ बोल रहा है या आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपके साथ झूठ बोल रहा है, यू हैव अ राइट टू टेक अ सेकेंड ओपिनियन। आप जाएं किसी और से ओपिनियन ले, लेकिन बेवकूफ़ों की तरह गलत बातों को मत फॉलो करें। आपकी जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद एक फ़ैशन बन गया हुआ है, बॉटल अच्छे अच्छे बॉटल्स, आपकी माँ बाप पहले ही बॉटलें ख़रीदने शुरू कर देते हैं। नो, बॉटल फीडिंग इज़ नॉट फॉर योर चिल्ड्रन। आपको अल्लाह ताला ने मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क इसलिए दिया है कि आप उसको दूध 2 साल तक पिलाएं, और कुरान पाक में ये आया है कि और औरतें अपने बच्चों को 2 साल तक अपना दूध पिलाएं। तो आपके दूध में जो ताकत, जो इम्यूनिटी, जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ बातें करें, आप उनके साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व हों। बच्चे आपके साथ इतने फ्री हों
कि वो हर चीज़ जो स्कूल में करते हैं, जो बाहर करते हैं, चाहे वो टीनेजर्स हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, वो आके अपनी बात आप तक बता सके। इस तरह का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस माँ बाप में होना चाहिए ताकि वो गलत कंपनी में ना हो। अगर आपको लगे कि आपके बच्चे आइसोलेटेड है, किसी कोने में छुप कर बैठे रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते, बात करते हुए लोगों के पास जाते शर्माते हैं, डू चेक ये जो आपके बच्चे हैं इनकी कंपनी क्या है, आर देयर ऑन एनी ड्रग्स। 40% बच्चे जो इस वक्त कॉलेजों और स्कूलों में हैं वो ड्रग्स पे है। इसलिए प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, फैमिली एज अ फैमिली जीना सीखें। आपने हर एक बंदे ने अपने घर में डाइनिंग टेबल बनाए हुए हैं, डाइनिंग सेट लिए हुए हैं, डाइनिंग चेयर्स ली हुई हैं। क्या अपने डाइनिंग टेबल पे आप बैठकर 2 वक्त का खाना खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई बच्चा टीवी के सामने खाना खा रहा होता है, बाप अखबार पढ़ रहा होता है, माँ कहीं और होती है। सो एज अ फैमिली रखना, अपने आप को एग्जिस्ट करना, एज अ फैमिली चलना सीखे और अपने बच्चों को एक हैप्पी एनवायरनमेंट दें। बेस्ट विशेस फ्रॉम डॉक्टर शाहीना आसिफ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड योर चिल्ड्रन। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, आपने हमें इतना कीमती वक्त थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने प्रोफेसर डॉक्टर शाहीना आसिफ की गुफ्तगू सुनी, उनके मैसेज आप तक पहुंचे हैं एनसी न्यूज़ की तरफ से। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। जिस तरह से इन्होंने सारी डिटेल्स में बातें बताई हैं, ना कि सिर्फ ख़वातीनों के लिए बल्कि मर्द हज़रात के लिए भी। तो ये वीडियो वाकई बहुत इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी सीखने को मिली हैं। जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू कपल्स हैं, जो नई लड़कियां अब आगे शादीशुदा, उनकी शादी होने वाली है, या उनके हार्मोन्स के इश्यूज हैं, या किसी किस्म का इंटरनल इशू है, वो सारी बातें इस वीडियो में डॉक्टर साहिबा ने हमें बताई है। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप सबके लिए। और जो लड़कियाँ प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि वो मोबाइल भी यूज़ कर रही होती हैं, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो देखनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और इसी के साथ अपनी होस्ट बिस्मा शफाक को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहें एनसी न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।